हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। आज हम पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार की कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार की पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि सरकार की जो कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी ये शामिल होते हैं। तब जाके केंद्र सरकार की क्या बनती है, कार्यपालिका बनती है। सबसे नंबर 1 पे राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। और जब सबको शामिल कर दिया जाता है तो बनता है केंद्र सरकार की कार्यपालिका। उस केंद्र सरकार की कार्यपालिका का जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सबसे पहली बात कि राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का भी अंग होता है और साथ ही साथ विधायिका का भी अंग होता है। पिछली क्लास में आप पढ़े थे कि सरकार के 3 अंग होते हैं। केंद्र सरकार के 3 अंग होते हैं। पहले नंबर पे कार्यपालिका, दूसरे नंबर पे विधायिका और तीसरे नंबर पे क्या, न्यायपालिका। उसी में जो सबसे पहला है केंद्र सरकार की कार्यपालिका, उस केंद्र सरकार की कार्यपालिका में जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संस्था है उस संस्था का नाम है राष्ट्रपति, या कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो पद है वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो पद है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद कैसा होगा, उसकी नियुक्ति होगी कि उसका निर्वाचन होगा, उसकी पदावधि कितनी होगी, उसकी योग्यता क्या होगी, उसका कार्यकाल क्या होगा। इन सब बातों का विशेष चर्चा किया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक। सबसे पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में बताया गया है संघ। संघ का मतलब होता है केंद्र, क्योंकि भारत क्या है, एक संघ शासित प्रदेश है। सबसे महत्वपूर्ण क्या आता है, केंद्र आता है। तो उस संघ का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। जब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि संघ का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। मतलब भारत एक संघ है और उस संघ का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात बताई गई अनुच्छेद 52 में। मतलब आपके देश में बिना राष्ट्रपति के देश संचालित नहीं हो सकता, और उसी का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 52 में। अगला है अनुच्छेद 53। जब भारतीय संविधान का आप अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 के बाद, तो अनुच्छेद 52 के बाद आपका आता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में बताया गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो संघ है उस संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्गत निहित होगी, वो होगी राष्ट्रपति के निहित। क्योंकि हमारे जो देश है या हमारा जो संघ है उस संघ में राष्ट्रपति सबसे प्रमुख होता है। जो राष्ट्रपति का पद है वो संवैधानिक प्रमुख कहलाता है संघ का। परीक्षा में बहुत बार पूछा भी जाता है कि संघ का या केंद्र की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख किसे मानते हैं, तो संवैधानिक प्रमुख हम किसे मानते हैं, राष्ट्रपति को मानते हैं। राष्ट्रपति क्या होता है, संघ की जो कार्यपालिका होता है उसका क्या होता है, वास्तविक हेड होता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 बताता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या होगी, निहित होगी, जो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी को। जब आप अनुच्छेद 53 की भाषा पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्गत निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, जो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा क्या करेगा, संघ को चलाएगा। ये भाषा लिखी गई अनुच्छेद 53 में, और बताया गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्गत निहित होगी, राष्ट्रपति में। अगला जो है वह है राष्ट्रपति का निर्वाचन। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्योंकि हमारा देश क्या है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अनुसार जो सबसे बड़ा हेड होता है उसका क्या होता है, चुनाव होता है। वो अलग बात है कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, लेकिन हमारा देश एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा होती है कि जो गवर्नमेंट हो वो क्या हो, इलेक्टेड बाय द पीपल हो, निर्वाचित हो। और राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित होता है। इसलिए राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बताया गया अनुच्छेद 54 में। जब आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 पढ़ेंगे तो उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। इसमें जो सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है संसद के निर्वाचित सदस्य। जब आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 पढ़ेंगे तो उसमें जो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताई गई है वो यही बताई गई है
कि राष्ट्रपति का क्या होगा, एक निर्वाचक मंडल होगा अनुच्छेद 54 में, और जिसमें जो सबसे पहली बार बताया कि संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदन के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। दूसरे नंबर पे जो राज्य है उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में दो महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी। पहले नंबर बताई गई थी संसद के निर्वाचित सदस्य, मतलब संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जितने भी निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे बात है नहीं निर्वाचित सदस्य की, जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है। दूसरे नंबर राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में एक बार संशोधन भी किया गया, वो संशोधन किया गया था 70वां नंबर का, वर्ष 1992 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में एक संशोधन किया गया, 70वां संविधान संशोधन 1992 में, और उस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 54 में एक नया प्रावधान जोड़ा गया। और क्या प्रावधान जोड़ा गया कि दिल्ली व पुडुचेरी, दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और पुडुचेरी, जहां पे क्या है, विधानसभा है। अब तो वर्तमान में 2019 से जम्मू कश्मीर में भी क्या हो चुका है, विधानसभा हो चुका है। तो अब दिल्ली, पुडुचेरी और साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर, ये तीन ऐसे राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है। इनके भी जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 54 में है। और इसमें कौन कौन से प्रावधान है, ये तीनों प्रावधान है, संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के क्या, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और ये प्रावधान कब जोड़ा गया, 1992 में, जब संविधान में संशोधन किया गया, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। जब आएंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुछ योग्यता बताई गई होगी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन करता है। बताया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना है तो आपको कितनी आपकी योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन सी योग्यता है जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए होनी चाहिए जब आप नामांकन दाखिल करने जाएं तब। तो सबसे पहला, और किसी भी भारत के संविधान में आप किसी भी योग्यता को देखेंगे तो जो सबसे पहला प्रावधान लिखा रहता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जन्म से आप नागरिक हों, बस यहाँ पे क्या बताया गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होता है तो पहली क्राइटेरिया पूरा कर लेता है राष्ट्रपति की योग्यता का। दूसरे नंबर पे क्या बताया गया है, उम्र आपकी क्या हो चुकी हो, 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। जब आपकी उम्र 35 वर्ष पूरी हो चुकी है तो आप मान ली जाएंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आप क्यों हो चुके हैं, योग्य हो चुके हैं। और सबसे अंतिम नंबर पे है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, मतलब वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो इन तीनों कंडीशन को क्या करता हो, पूरी करता हो। पहले नंबर पे भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरे नंबर पे आपकी उम्र 35 वर्ष क्या हो चुकी हो, पूरी हो चुकी हो, और तीसरे नंबर पे लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कहां पे किया गया, अनुच्छेद 58 में। जब आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 पढ़ेंगे तो बताया गया है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है। और यहीं पे एक और प्रावधान आप जोड़ लीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होता है, नामांकन दाखिल करता है, तो परीक्षाओं में पूछा जाता है उसको 50 प्रस्तावक और साथ ही साथ 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है जब वो नामांकन दाखिल करेगा। अभी इससे पहले आपने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में पढ़ा, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जितने लोग शामिल होते हैं उनमें से कोई 50 प्रस्तावक के रूप में और कोई 50 अनुमोदक के रूप में आपका समर्थन करना जरूरी है। यदि 50 प्रस्तावक या 50 अनुमोदक आपके समर्थन में नहीं है तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। तो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक या कितने अनुमोदक की जरूरत होती है, तो 50 प्रस्तावक की जरूरत होती है और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। और साथ ही साथ ये राष्ट्रपति की क्या है, योग्यता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र आपकी 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये।
क्योंकि परीक्षा में हमेशा यहाँ पे लोकसभा की जगह राज्यसभा लगा के आपसे पूछेगा इसमें से कौन सी बात गलत है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति की योग्यता में लोकसभा होगा, क्योंकि जब आप उपराष्ट्रपति आगे पढ़ोगे तो उपराष्ट्रपति में यही लोकसभा की जगह क्या हो जाता है, राज्यसभा हो जाता है। बाकी सब यही कंडीशन है। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर क्या हो जाता है, निर्वाचित हो जाता है, कोई व्यक्ति हो जो राष्ट्रपति के पद पर क्या हो जाए, निर्वाचित हो जाए, तो उसकी पदावधि कितनी होती है, तो उसकी पदावधि होती है 5 वर्ष। वो उसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में बताया गया है कि वही व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर क्या हो चुका है, निर्वाचित हो चुका है और चुनाव जीत चुका है, तो उसका कार्यकाल कितने वर्ष होगा, अपने जिस दिन वो पद धारण करता है उस दिन से 5 वर्ष तक वो अपने पद पर क्या रहेगा, बना रहेगा। मतलब राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया है। साथ ही साथ कितने वर्ष तक है, तो 5 वर्ष तक है। जब अगला है शपथ। शपथ कौन दिलाता है, क्योंकि भारत के संविधान में कोई भी संवैधानिक पद है, उस पद पर आपको यदि निर्वहन करना है तो बिना आप शपथ लिए उस पद पर निर्वहन नहीं कर सकते। तो कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है। और कब तक होता है, जिस दिन आप उस पद पर धारण करेंगे उस दिन से 5 वर्ष तक, उस दिन तक आपको 5 वर्ष तक अपने पद पर क्या करना है, बने रहना है। और जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो चुका है तो उस निर्वाचन के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं उच्चतम न्यायालय में एक न्यायाधीश होते हैं जिनको हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो होता है मुख्य न्यायाधीश। जो क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश। तो भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के जब अनुच्छेद 60 में पढ़ेंगे आप, भारतीय संविधान का जब अनुच्छेद 60 आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या बताया गया, उसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया। और शपथ का वर्णन क्या किया गया, बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा आपको क्या दिलाई जाएगी, ओथ दिलाई जाएगी। और दुर्भाग्यवश मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं उपस्थित है, यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश यदि उपस्थित नहीं है तो उस सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, उस वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा आपको क्या दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी, जिसका उल्लेख कहाँ पे किया गया, भारतीय संविधान के आर्टिकल 60 में किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। मतलब राष्ट्रपति को उसके पद तथा गोपनीयता की शपथ को दिलाता है, वो दिलाता है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि वो क्या बनता है, संविधान का संरक्षक बनता है। तो संविधान के प्रति उसकी क्या की दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। और शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब कार्यकाल 5 वर्ष, शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दुर्भाग्यवश यदि उपस्थित नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो उनके जगह कौन दिलाएगा, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। क्योंकि आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, जितने न्यायाधीश होते हैं उसमें जो सबसे वरिष्ठ होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़कर क्या करेगा, आपको शपथ दिलाएगा। अब आते हैं अगला और सबसे अंतिम बात, राष्ट्रपति के चुनाव में एक बार यदि आप निर्वाचित हो गए हैं तो जब फिर से दोबारा चुनाव होगा 5 वर्ष के बाद, तो आप पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। उसी को कहते हैं पुनर्निर्वाचन की पात्रता। मतलब आप फिर से एलिजिबल हैं, दूसरी बार चुनाव लड़ने के लिए क्या है, आप पात्र हैं। तो वही लिखा है भारतीय संविधान के अनुसार 57 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पुनर्निर्वाचन की क्या है, पात्रता है। और ये कब है, एलिजिबिलिटी कब है, जब दोबारा चुनाव होगा तब। या और इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया, अनुच्छेद 57 में। ये राष्ट्रपति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक बताया गया है। अनुच्छेद 52 बताया गया है संघ का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, और वो राष्ट्रपति उस कार्यपालिका शक्ति उसके अंतर्गत क्या होगी, निहित होगी। उसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। उसका निर्वाचक मंडल होगा, मतलब उसको कौन कौन वोट देकर उसको क्या करेगा, निर्वाचित करेगा, उसी को क्या कहते हैं, निर्वाचक मंडल। उसका कार्यकाल, साथ ही साथ उसके जब उस पद पर सुशोभित हो जाएगा तो उसको उसके पद तथा गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा। इन सब बातों के बारे में हम लोगों ने क्या किया, विशेष चर्चा की। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।